हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस की इस एक्सप्लेन्ड सीरीज में। कल लेक्चर अपलोड न होने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कल कुछ बिजीनेस ऐसी रही कि लेक्चर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको आज अश्योर करता हूं कि कल का और आज का एक्सप्लेन्ड सीरीज हम आज कवर करेंगे, और उसके वीडियोस मेरे चैनल पे आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेन्ड आर्टिकल से। आज है 13 सितंबर 2023। आप देख रहे हैं आप स्किल एकेडमी द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज। आज का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, और इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी के सब्जेक्ट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आगे भी आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन पूरे इकोनॉमी में हर टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। अगर आपको इन्फ्लेशन टॉपिक अच्छे से समझ आता है, इसकी समझ आपको अच्छे से है, तो आपको दूसरे टॉपिक्स पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, और आसानी से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स के थ्रू, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। साथ में थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, और समझेंगे कि आज के आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। हालांकि बहुत छोटा आर्टिकल है, काफ़ी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, बट क्योंकि कोर टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए हमें इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाई इन्फ्लेशन, फॉलिंग कंज्यूमर सेंटीमेंट। देखिए, यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया है कि एनएसओ, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसने अगस्त के इन्फ्लेशन के रिलेटेड रिसेंटली कुछ डेटा रिलीज किया हुआ है। अब यहाँ पर जिस इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज किया है, जो कि 7.4% जुलाई में, जिसका जुलाई में 7.4% से घटकर अगस्त में 6.8% पर आ गया है। अब हम समझते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है। रिटेल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन रेट होती है, और मैं अगर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, या कोई भी चीज खरीद रहे हैं, उस कमोडिटी का जो प्राइस बढ़ता है, जनरल प्राइस, इंक्रीज इन जनरल प्राइस, उसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं सभी कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर उनकी प्राइस बढ़ती है, उनकी कीमतें बढ़ती हैं, तो उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। इस आर्टिकल में भी यही बताया गया है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। हम बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की, तो 4% इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में आइडियल माना जाता है। 4% का इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में आइडियल माना जाता है। अब 6.8% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगस्त 2022 के अंदर जिन चीजों की कीमत मान लीजिए 100 रुपए थी, तो अगस्त 2023 में वही चीजें आपको 106 रुपए 80 पैसे की मिलेंगी। सीधा सीधा सिंपल सा मतलब ये है। अगर आपसे कोई कहता है कि 6.8% का इन्फ्लेशन चल रहा है, इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस साल उन सेम प्रोडक्ट्स की कीमत में 6.8% का इंक्रीज हुआ है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन का लेवल इंडिया में 4% आइडियल माना जाता है। रिजर्व बैंक को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको 4% के आसपास रखने की वो कोशिश करे। हालांकि कंफर्ट जोन हमारा 2% से लेकर 6% तक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। आरबीआई का कंफर्ट जोन 2% इन्फ्लेशन से लेकर 6% तक है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 6.8% आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर है, और
कंज्यूमर डिमांड पर ये एक प्रहार कर रहा है। कंज्यूमर डिमांड मतलब अगर सपोज आप आज 100 रुपए का सामान कुछ लेते हैं और आपने आज से पहले 1 साल पहले 100 रुपए का सामान लिया था, तो 1 साल पहले खरीदा हुआ सामान शायद ज्यादा आया होगा आज की तुलना में, क्योंकि उस समय कीमतें कम थी। आज 6.8% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कीमतें बढ़ गई होंगी। इसीलिए जब कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड में असर आता है, असर देखने को मिलता है, डिमांड कम होती है। बात करें यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन की, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड इन्फ्लेशन, आर्टिकल में फूड इन्फ्लेशन के ऊपर चर्चा की गई है। हम भी समझते हैं कि फूड इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, फूड इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि फूड आइटम्स के अंदर जो राइज हो रहा है, उनकी कीमत जो बढ़ रही है, उसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। अगस्त में ये फूड इन्फ्लेशन 9.9% रहा है। वहीं जुलाई में ये 11.5% था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स होता है, जिसको जल्दी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 46% फूड आइटम्स होते हैं। फूड आइटम्स का 46% हिस्सा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो अगर इसी तरह फूड इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो हमारे लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। हमारी कंज्यूमर डिमांड को ये कम कर देगा कंट्री की, और ओवरऑल इन्फ्लेशन भी इससे बढ़ेगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स, बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बिल्कुल टेक्निकल नहीं करना चाहता मैं इस आर्टिकल को, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ऐसा टॉपिक है, जितना इजीली आप इसको समझ जाएंगे एक बार में समझ जाएंगे, और जितना कॉम्प्लेक्स आप बनाएंगे ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फूड इन्फ्लेशन हाई है। अगस्त में 9.9% था, जुलाई में ये 11.5% था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 46% फूड का हिस्सा होता है, फूड आइटम्स का। इतना समझ आया? ठीक है। इसके बढ़ने से क्या होगा? इसके बढ़ने से ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये भी आपको समझ आया होगा। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इस आर्टिकल का दूसरा पार्ट बात कर रहा है एलपीजी प्राइस कट के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 200 रुपए पर सिलेंडर कुकिंग गैस प्राइस को कम किया गया है। अब इससे होगा क्या? आपको एज एन एस्पिरेंट हर चीज के पीछे ये क्वेश्चन लगाना है कि इस मूव से, इस पहल से सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। 200 रुपए पर सिलेंडर कम करने से जो एवरेज कंज्यूमर है, जो हमारी एक एवरेज स्पेंडिंग है कुकिंग फ्यूल के ऊपर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियाज इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने हाउस होल्ड सर्विस करवाए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक इंडियन फैमिली 8,500 रुपए एक साल के अंदर खर्च करती है अपने कुकिंग फ्यूल पर। इसका मतलब ये है कि एक फैमिली लगभग 6 सिलेंडर यूज करती है पूरे साल में, ऑन एन एवरेज। अगर हम बात करें 200 रुपए पर सिलेंडर कट करने की, तो इस कट डाउन से 14% का रिलीफ मिलने की संभावना है। ये एक्सपेक्टेड है दैट इट विल ब्रिंग अ रिलीफ ऑफ 14%। यहां तक हमने समझा कि किस चीज से क्या रिलेटेड है, क्या इसका असर होगा। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कंज्यूमर सेंटीमेंट के बारे में डिस्कस किया है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पर ओवरऑल मोटा मोटा यहाँ पर से ये समझ लेते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है, कंज्यूमर सेंटीमेंट फॉल डाउन होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। और जैसे हम अब फेस्टिव सीजन में एंटर हो रहे हैं, धीरे 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 हमारे इंडिया के अंदर फेस्टिव सीजन लग गया है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी निकल गई, गणेश चतुर्थी, देन दशहरा, देन दिवाली, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। लेकिन कंज्यूमर डिमांड अगर इस समय कम रहेगी तो हमारी मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बिजनेसमैन हैं,
इकोनॉमी पर ये गहरा असर डाल सकती है। यही कंज्यूमर सेंटीमेंट के अंदर बताया गया है। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कुछ फैक्ट्स जो हमने यहाँ पे देखे थे, उनके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। रिटेल इन्फ्लेशन क्या है ये मैं समझाता हूँ आपको, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये 15 अक्टूबर 1999 को बनाई गई थी, आफ्टर द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये दो डिपार्टमेंट्स को मिलाकर एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी। इस मिनिस्ट्री के अंदर दो विंग आती हैं, ध्यान से समझिएगा। इस मिनिस्ट्री के अंदर दो विंग आती हैं। एक है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसमें आता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री की दो विंग है, एक जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और दूसरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। तो पहली वाली जो विंग है स्टैटिस्टिक्स वाली, उसके अंदर जिसको हम एनएसओ कहते हैं, एनएसओ के अंदर सीएसओ भी आता है, एनएसएसओ भी आता है। तो बच्चे जनरली एनएसओ और सीएसओ में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एनएसओ के अंदर सीएसओ आता है और एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी आता है। मैं नेक्स्ट अब आपको समझाता हूं कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन को बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए। डेली लाइफ में जो भी आप आइटम यूज कर रहे हैं, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, आप हाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे आप उसको मेडिकल केयर में खर्च करते हो, अगर इन सभी की प्राइस में राइज होता है, कीमतें इन सब आइटम्स की बढ़ती हैं, तो उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। बस और कुछ नहीं है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसी को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी कहते हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन। अब बात यह है कि सीपीआई इन्फ्लेशन तो हमने समझ लिया, मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब रिटेल इन्फ्लेशन, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं आइटम, उनकी कीमतों के बढ़ने को रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है, अंतर है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में रिटेल लेवल तक चीजों के पहुंचने से पहले जो प्राइस चेंज होती है, यानी कि होलसेल मार्केट के अंदर प्राइस में जो भी चेंज आएगा उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कहते हैं, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। और कोई यहाँ पर टेक्निकलिटी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सा बस समझ लो कि सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब डेली लाइफ का रिटेल में जो हम आइटम यूज कर रहे हैं छोटा छोटा करके, आप होलसेल में तो खरीद के लाते नहीं हो, ठीक है। आप आलू, ये 100 कुंटल आलू तो एक साथ खरीद के लाते नहीं हो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। तो अगर उन 5 किलो आलू की कीमतें बढ़ गई पिछले अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 में, पहले 20 रुपए किलो आलू था, आज आपको 30 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, तो 50% प्राइस राइज हो गया, ये रिटेल इन्फ्लेशन हुआ। वहीं अगर होलसेल मार्केट में मान लो 100 किलो आलू 1000 रुपए के मिलते थे, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और आज वो 1200 रुपए के 100 किलो हो गए, तो ये होलसेल मार्केट में प्राइस बढ़ गई। यहाँ कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। क्लियर है। अब एक और चीज समझते हैं, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसमें से फूड और फ्यूल की जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देते हैं, फूड एंड फ्यूल को हटा देते हैं। सिंपल सिंपल इतना दिमाग में रखो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में से फूड एंड फ्यूल को हटा देंगे तो कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है द वेटेज ऑफ फूड in consumer price index is higher than that in the wholesale price index. Next option है the WPI does not capture changes in the price of services which CPI does. Okay. And the third option is the Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिए गए हैं। सपोज ये तीनों आपको नहीं पता, या ऊपर के दो नहीं पता, आपने सिर्फ ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देख लिया होता कि अप्रैल 2014 से आरबीआई ने सीपीआई को अपना की मेजर माना हुआ है। फ्रॉम अप्रैल 2014 आरबीआई हैज एडॉप्टेड द सीपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, मापने के लिए आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करेगी। देन आप थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बचता है ए और बी। ए और बी में सेकंड ऑप्शन है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का वेटेज ज्यादा है या डब्ल्यूपीआई में फूड का वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ पर आप न्यूज आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो उसको लाइन बाई लाइन ध्यान से पढ़िए। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ गया 46%। हाँ देखिए, फूड आइटम्स अकाउंट फॉर 46% ऑफ द टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर फूड आइटम्स का वेटेज कितना है, 46%। मैंने आपको बताया था, वही ऑप्शन आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल गया। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर फूड का वेटेज ज्यादा है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। थैंक यू।